सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान अपने साथियों के साथ मिलकर जश्न मना रहा था, तभी वहां पर लियू चांग और वू जेन आ गए थे, जो नहीं चाहते थे कि जियोयान उनके एल्केमी हॉल में इंटरफेयर करे। इसीलिए जियोयान ने एक शर्त रखी थी कि अगर उसने टीयर 8 पिल को रिफाइन कर लिया तो एल्केमी डिपार्टमेंट पर उसका कंट्रोल होगा। जैसे बाकी डिपार्टमेंट पर था, जियोयान पिल को रिफाइन करने लगा। उसकी हेवनली फ्लेम को देखकर सभी चकित रह गए। जियोयान ने प्रीमोडियल पिल को रिफाइन करना था, उसकी पिल ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया था, पर इससे पिल लाइटनिंग वहां पड़ने लग गई थी, जो 5 कलर पिल लाइटनिंग थी। जियोयान ने अपनी हेवनली अर्थ पपेट का इस्तेमाल करके उस लाइटिंग को रोक लिया था और सक्सेसफुली पिल को रिफाइन कर लिया, जिससे लियू चांग और वू जेन वहां से भागने लग गए थे, पर जियोयान ने उन्हें रोक लिया। आज तक उन्होंने काफी सारे जुर्म किए थे, जिनकी सजा के तौर पर जियोयान ने उन्हें जेल में डलवा दिया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई दी। और अब जियोयान के वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन में जाने का वक्त हो गया था। यान अलायंस में अब सब कुछ ठीक था, इसीलिए वो बिना किसी चिंता के वापस लौट रहा था। वो इस बार मेडुसा और जियो को भी अपने साथ लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन में लौटा, ताकि वो जियो को मास्टर से मिलवा सके। और जल्दी स्पेस ट्रेड फेयर भी खुलने वाला था, जिसमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के आखिरी टुकड़े की भी नीलामी की जाएगी। जियोयान अपने मास्टर को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि हम वापस लौट आए हैं और अब यान अलायंस में सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है। जियो उस जगह को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि ये हॉल काफी ज्यादा भव्य था और वो जियोयान के पीछे छिपी हुई थी। याओ लाओ से देख हैरान थे। फेंग जियान को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन होगी। जियोयान बताता है कि ये जियो है। इससे मास्टर समझ गए कि वो जियोयान और मेडुसा की बेटी है। जियोयान जियो से कहती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ एक टीचर भी है, इसीलिए वक्त आ गया है कि तुम इनसे मिलो। जियो आगे आ जाती है और वो अपने घुटने टेक कर याओ लाओ को रेस्पेक्ट देती है। ये आदरता देख याओ लाओ खुश हुए और ने उस वक्त की बात याद आती है जब जियोयान भी नासमझ और कमजोर था और उसने याओ लाओ को अपने दिल से मास्टर स्वीकार किया था। जियो वहाँ एक तितली के साथ खेलने लग जाती है और जैसे ही वो अपनी फिंगर को आगे करती है, वो तितली उसकी उंगली पर बैठ जाती है। याओ लाओ ये देखकर कहते हैं कि इस लिटिल गर्ल के अंदर जरूर वुड एलिमेंट मौजूद है, जिससे तितली इसकी तरफ आकर्षित हो गई। ये वाकई काफी अच्छे हैं, इससे ये लड़की भी फ्यूचर में एक महान एल्केमिस्ट बनेगी। और वो जियो से कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास और क्या क्या क्षमताएं हैं, तुम और क्या कमाल कर सकती हो। जियो व्याकुल हुई सोचने लगी और उसे अपने फायर पावर का ख्याल आता है। वो अपने हाथ से फ्लेम को एक्टिवेट कर लेती है। ये देख मास्टर हैरान रह गए कि इसके पास वुड के साथ ही फायर एलिमेंट भी मौजूद है। जियो अपनी प्रसन्नता से खुश हुई और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगी, पर उसका फायर पर कंट्रोल अच्छा नहीं था, जिससे एक धमाके के साथ वो दूर हो जाती है। मास्टर के चेहरे पर भी धुएं के निशान आ गए थे, जिन्हें देखकर जियो उनका मजाक उड़ाने लगती है। मास्टर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ, पर फेंग जियान मन ही मन उस पर हंस रहे होते हैं। याओ लाओ उसे ऊपर उठा लेते हैं और बताते हैं कि सिर्फ जियो का अपने डोक्यू एनर्जी पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, पर मैं निश्चित रूप से इससे इन पावर्स में महारत हासिल करना सिखा सकता हूँ और तुम इस पूरे डोक्यू कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिटिल गर्ल बनोगी। जियो इससे खुश होती है और उनका चेहरा साफ करने लगती है। जियो को अभी अपने ग्रैंडपा मास्टर काफी अच्छे लगे थे। याओ लाओ मेडुसा से कहते हैं कि अब से मैं खुद ही जियो को ट्रेन करूंगा। मेडुसा भी इससे खुश होती है और उन्हें इसके लिए थैंक्स कहती है। जियोयान भी थैंक्स कहता हुआ बोलता है कि आपके मार्गदर्शन में ये निश्चित रूप से एक महान एल्केमिस्ट बनेगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियोयान बाहर बालकनी में मौजूद होता है और वो काफी चिंतित नजर आ रहा था। मास्टर याओ लाओ भी वहाँ जाते हैं और वो जानते हैं कि वो अभी भी यान अलायंस को लेकर परेशान है। वो कहते हैं कि इस बार होलो सोल्स ने यान अलायंस पर हमला करने के लिए 2 तियानजुन को भेजा था। इससे पता चलता है कि वो यान अलायंस पर किस हद तक अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। जियोयान कहता है कि मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूँ। हालांकि मैंने होलो सोल्स के तियानजुन को लड़ाई में हरा दिया, पर मैं यान अलायंस की रखवाली में ढिलाई नहीं बरत सकता। मुझे उसके प्रोटेक्शन को और मजबूत करना होगा। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और वो अपने पास से एक डिवाइस बाहर निकालते हैं, जिससे वहाँ एक मैप का प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाता है। वो बताते हैं कि वो नक्शा है जिसे मेरे लोगों के द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया है। तुम इस पर अच्छे से नजर डालो। इस नक्शे में जहाँ तुम्हें रेड डॉट नजर आ रहे हैं, वो उन मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की तरह है, जिन्हें होलो सोल्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि होलो सोल्स जिस तरह से सोल बॉडी को कलेक्ट करने में तेजी कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो जरूर कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। जियोयान कहता है कि होलो सोल्स के लोग
लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। याओ लाओ कहते हैं कि होलो सोल्स और उसके सभी एनोई हमेशा से काफी रहस्यमय रहे हैं। वो अपनी साजिश का पता किसी को चलने नहीं देते और जिस तरह से इस बार वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत ही बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने वाले हैं। पर अभी हमें इस मैटर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आधे महीने बाद वो स्पेस ट्रेड फेयर ओपन होने वाला है। उस समय वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का वो आखिरी टुकड़ा भी उभर कर सामने आएगा, जिसकी नीलामी की जाएगी। पर वो होलो सोल्स के लोग भी इस हेवनली फ्लेम को हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए हमें उन कमीनों से पहले ही एक्शन लेना होगा। जियोयान कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना ही होगा। वैसे भी उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के 4 टुकड़े में से 3 पहले ही हमने हासिल कर लिए हैं और अब आखिरी टुकड़ा भी निश्चित रूप से हमारा ही होगा। मास्टर उसकी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि इन 3 दिनों में हम स्पेस ट्रेड फेयर के लिए ही रवाना होंगे। वहीं मेडुसा ने जियो को सुला दिया था। जियोयान भी वहां जाता है। वो पूछता है कि क्या लिटिल गर्ल सो चुकी है। मेडुसा उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि जियो पहले ही काफी मुश्किल से सोई थी। जियोयान भी जियो के करीब आकर उसे छूकर देखता है और मेडुसा से कहता है कि सेंट्रल प्लेन से नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कई सारे पावरफुल लोग पहले ही बसे हुए हैं और उनके बीच रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, मैं तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। मेडुसा कहती है कि आखिर तुम्हें ही हमें बचाना क्यों है। जियोयान इसे चौंक गया। वो बताती है कि तुम चिंतित मत हो, पर मैं भी अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ ताकि मैं जियो और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। जियोयान को याद आता है कि मेडुसा वाकई आज तक काफी कुछ सहती हुई आई है और जब उसने हमेशा से ही अपनों का ख्याल रखना सबसे पहले चुना, जिससे ही वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी और यान अलायंस के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी। इसे जियोयान भी इमोशनल हो गया। वो उसे इस मामले में कुछ नहीं कहता और बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए पहले तुम्हें आराम करना चाहिए और वहाँ से जाने लगा। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो मेडुसा से कहता है कि मैं लगभग भूल ही गया था, पर मास्टर ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल लिक्विड को रिफाइन किया था जिससे जियो की डोक्यू को बेहतर बनाने में मदद की जा सकती है। मेडुसा उस बोतल को ले लेती है और अब जियोयान वहाँ से चला जाता है। मेडुसा वापस जियो के पास बैठकर ही उसका ख्याल रखने लगती है। अब हमें सेंट्रल प्लेन्स के बंजर इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर और याओ लाओ के साथ आ गया था। वो कहता है कि क्या वो स्पेस ट्रेड फेयर ऐसी जर्जर जगह पर होने वाली है। याओ लाओ कहते हैं कि भले ही तुम्हें ये जगह काफी शांत नजर आ रही हो और ये काफी बर्बर दिखती है, पर अगर तुम ध्यान से महसूस करो तो तुम्हें यहाँ पर काफी सारे लोगों के पावरफुल ऑरा महसूस होगा। जियोयान जब ध्यान लगाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस जगह को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ वाकई काफी पावरफुल पेटिशनर छिपे हुए हैं। वो कहता है कि मास्टर यहाँ 100 से ज्यादा लोगों के ऑरा मौजूद हैं और उनमें सबसे कमजोर भी 3 स्टार फाइट वेनरेट है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि इतने सारे पावरफुल लोगों के साथ क्या इस स्पेस ट्रेड को करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को चिंता नहीं है कि कोई अपने समूह के साथ उन्हें लूटने आ सकता है। याओ लाओ बताते हैं कि स्पेस ट्रेड फेयर इस डोक्यू कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट लेवल की ट्रेडिंग इवेंट है और इसे मेंटेन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ग्राउंड वाल्किंग सेक्टर, एम्पेटी वॉयड गेट और ट्रेजर ऑपरेशन माउंटेन सेक्टर के द्वारा ही आयोजित और कंट्रोल किया जाता है और इन 3 मेजर फोर्सेस की रखवाली के साथ इस स्पेस ट्रेड फेयर में कभी भी डकैती नहीं होती और अगर कभी होती भी है तो उसे तुरंत ही पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ ग्राउंड में एक वॉयड पोर्टल ओपन होने लग जाता है, यानी उस स्पेस ट्रेड फेयर का दरवाजा खुल जाता है जिससे वहाँ छिपे हुए सभी सेक्ट के पावरफुल लोग बाहर आ जाते हैं जो इस ट्रेड फेयर ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। मेडुसा कहती है कि इन लोगों का ऑरा से ही पता चलता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम निश्चित रहो, अगर कोई बेवकूफ परेशानी भी पैदा करने की हिम्मत करता है तो ये भी काफी दुर्लभ बात होती है क्योंकि स्पेस ट्रेड फेयर के नियम काफी सख्त थे, इसीलिए वहाँ कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता था और अब वो सभी भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब हमें स्पेस ट्रेड फेयर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारी छोटी दुकानें भी लगी हुई थी, बिल्कुल एक मेले की तरह, और वहाँ बीच में वो स्पेस ट्रेड टावर मौजूद था जहाँ ही आज नीलामी होने वाली थी। तभी वहाँ आसमान में पोर्टल खुल जाता है और सभी पेटिशनर बाहर निकल आते हैं। जियोयान भी अपने साथियों के साथ बाहर आ गया। उनके आते ही पोर्टल बंद हो चुका था। जियोयान इस शहर की भव्यता को देखकर हैरान था क्योंकि ये पूरा इलाका स्पेस में था और वो कहता कि वाकई से सेंट्रल प्लेन्स की सबसे बड़ी नीलामी कहना योग्य है जो इन्होंने इतने अलग अलग आयामों का निर्माण किया हुआ है। अब वो भी सिटी में आ जाते हैं। याओ लाओ कहते हैं कि वैसे तो यहाँ लड़ाई प्रतिबंधित है, पर अभी भी पर्दे की आड़ में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मौके की तलाश में होते हैं और साथ ही यहाँ ऐसे
कई व्यापारी भी है जो इस मेले में नकली सामानों को असली बताकर बेचते हैं, इसीलिए तुम उनसे भी बचकर रहना और अपनी आंखें चौड़ी करके रखना। तुम लोग मेले में घूमो, मैं सामने देख कर आता हूँ। जियोयान मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर के साथ उस मेले में आ जाता है जहाँ काफी हाई क्लास टेक्निक को भी बेचा जा रहा था, पर जियोयान को उनमें से कुछ पसंद नहीं आता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। पर तभी मेडुसा की नजर एक स्टोन पर जाती है जो 7 क्लड स्टोन था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।